Hello everyone, welcome to Akitab. So let's start with the newspaper analysis for 6th of March. नाउ सबसे पहले हम देखते हैं कि आज हमें कौन कौन से न्यूज़ को डिस्कस करना है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। उसके मॉडर्नाइजेशन का प्लान नंबर 4 जो है उसको रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। तो व्हाट डज दिस सीएपीएफ मीन्स और एग्जैक्टली इसका मॉडर्नाइजेशन प्लान किस तरीके से काम कर रहा है, हम इसके बारे में समझेंगे। सेकंड विल टॉक अबाउट डैप। तो देखिए, दिस डैप इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप जानते हैं कि इंडिया जो है सेल्फ रिलायंट बनने की कोशिश कर रहा है। तो जो डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर जो सेल्फ रिलायेशन है उस चीज को अचीव करने के लिए मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स लॉन्च किए गए हैं। तो सिमिलरली डिफेंस सेक्टर के अंदर अपना जो सेल्फ रिलायंस है उसको अचीव करने के लिए हमने डैप लॉन्च किया है। तो एक्जैक्टली डैप क्या है, किस तरीके से इवॉल्व हुआ है ओवर द ईयर्स। जैसे पहला जो डैप था वो 2002 के अंदर आया था, तो किस तरीके से इवॉल्व होकर 2020 तक पहुंचा है वो, उसके बारे में हम समझेंगे। थर्ड विल टॉक अबाउट नारी शक्ति वार्ता। कॉन्टेक्स्ट ये है कि आप जानते हैं कि 8 ऑफ मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। तो दैट इज वाई जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है उन्होंने एक वीक स्टार्ट किया है। दिस एंटायर वीक इज डेडिकेटेड टू वुमेन्स। इसलिए नारी शक्ति वार्ता एक वार्ता का बेसिकली मतलब होता है डायलॉग। तो एक डायलॉग स्टार्ट किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जहां पर अलग अलग फील्ड से जो वुमेन्स वगैरह है उनसे बातचीत की जा रही है और स्पेशल फोकस दिया जा रहा है यहाँ पे स्टेम की फील्ड पे। स्टेम क्या होता है उसके बारे में हम समझेंगे। एंड फाइनली विल टॉक अबाउट कि रशिया ने जो यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है उसके कारण रशिया की जो सॉवरन रेटिंग्स है, डेट रेटिंग्स होती है, उसको बहुत ज्यादा डाउनग्रेड कर दिया गया है बाय 2। जो जो दो यहाँ पे रेटिंग एजेंसीज उनके कारण डाउनग्रेड कर दिया गया है। वन इज मूडी एंड सेकंड इज फिच। ये दोनों के बारे में हम समझेंगे एक्जैक्टली डाउनग्रेडिंग ऑफ द रेटिंग का मतलब क्या होता है और किस तरीके से रेटिंग्स को अप या फिर डाउन किया जाता है। सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू टॉक अबाउट। इट इज अबाउट द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स और किस तरीके से उसका मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है, कौन कौन से प्लान है जिसको अभी हम लॉन्च कर रहे हैं। नाउ एक चीज आपको समझना है यहाँ पर। देखिए, जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है वो हमारे वन ऑफ द प्रीमियर जो फोर्सेस है उनमें से एक है, राइट। और उसके जो जो उसका मॉडर्नाइजेशन है उसको डिफरेंट फेजेस के अंदर उसको मॉडर्नाइजेशन को अचीव करने की कोशिश की गई थी। तो सबसे पहले प्लान नंबर 1 आया था, फिर प्लान 2 आया, फिर प्लान 3 आया एंड रिसेंटली उसे कंटिन्यू करते हुए प्लान नंबर 4 को रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। नाउ वन थिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर इज कि जो इंडिया है, इंडिया के कोई भी जो थ्रेट्स वगैरह होंगे ना वो दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। वन इज एक्सटर्नल एंड सेकंड इज इंटरनल। जब भी कोई एक्सटर्नल थ्रेट होगा दैट विल बी डेल्ट बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड जब भी कोई इंटरनल थ्रेट होगा दैट विल बी डेल्ट बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है वो एक्चुअली इंटरनल थ्रेट से डील करता है। इसका मतलब क्या है, ये हमेशा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करेगा। जस्ट रिमेंबर दिस एज अ रूल कि जब भी कोई भी ऐसा थ्रेट है जो कि इंटरनल मतलब थ्रेट आ रहा है, जो कि इंडिया के अंदर से थ्रेट आ रहा है, जैसे कोई नेक्सलिज्म हो गया, राइट, कोई टेररिज्म वगैरह हो गया, इन सबको डील करने के लिए हमेशा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही हेड होती है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का वहां पर डायरेक्टली रोल नहीं होता है। ऑलराइट, ये जो हमने जो प्लान नंबर 4 स्टार्ट किया है इसको मॉडर्नाइज करने का, वो 2022 यानी कि 1 फरवरी से यानी कि प्रीकर्सर स्टार्ट होगा, मतलब एक महीने पहले से स्टार्ट हो गया है वो। एंड इट विल रन अप टू 2026 यानी कि 2026 का जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा ना, 2025-26 वाला, तब तक ये चीज चलता रहेगा। मतलब ये प्लान 4 सालों का प्लान बनाया गया है और अगले 4 सालों के अंदर हमने अराउंड 1500 करोड़ हमने इस चीज को साइड में रखे। मतलब 1500 करोड़ को यूज करके हम सीएपीएफ के जो डिफरेंट फोर्सेस जो फोर्सेस के अंदर आते हैं उन सबको हम यहाँ पर मॉडर्नाइज करने की कोशिश करेंगे। देखिए, फर्स्ट जो हमारा काम होगा वो इसमें ये होगा कि हमें उसमें मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट्स वगैरह डालने हैं। इसका सीधा सा मतलब होता है, स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट का मतलब होता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। तो जो बहुत सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज वगैरह होती है उन सबको डालना है यहाँ पे। और ऐसे वेपन्स वगैरह हमें यहाँ पे प्रोक्योर करने हैं जो कि अलग अलग जो टेरेन्स वगैरह हैं, अलग अलग जो पार्ट ऑफ द इंडिया है उन सब में हमें हेल्प कर सके। देखिए, अगर हमें टेररिज्म से डील करना है वहां पर भी हमें कुछ वेपन्स हेल्प कर सके। अगर हमें नेक्सलिज्म से डील करना है, अगर हमें किसी और टाइप की प्रॉब्लम से डील करना है, तो हर एक के लिए जो सुटेबल वेपन्स होंगे उन सबको हम यहाँ पर अचीव करना चाहते हैं। सिमिलरली जैसा हम जानते हैं कि अब जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे साइबर इशूज जो है, साइबर जो प्रॉब्लम्स वो भी काफी ज्यादा प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रही है। मतलब साइबर इश्यूज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। इसलिए सीपीएफ को एक आईटी सॉल्यूशंस, मतलब एक आईटी के फील्ड में भी इसको और ज्यादा अचीव करना है। सीपीएफ को आईटी के फील्ड में एक्चुअली इंक्रीज करने की कोशिश की जा रही है, तो उसका भी बेसिकली ये मेन एम है। अब देखिए, जो स्कीम का जो इंप्लीमेंटेशन का जो प्लान बनाया गया, प्लान नंबर 4, उसका बेसिक मेन एम ये है कि जो ऑपरेशनल देखिए, कोई किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन को करने से पहले हमेशा प्लानिंग की जाती है। तो वो प्लानिंग का जो टाइमिंग होती है ना उसको यहाँ पे रिड्यूस करना है, ठीक है। और साथ में जो प्लानिंग की एफिशिएंसी वगैरह है उसको वहाँ पे और ज्यादा इंक्रीज करना है। तो ये इस पर्टिकुलर चीज का मेन काम है। तो अगर हम इस चीज को करते हैं तो इससे क्या होगा, हमारे इंडिया की जो इंटरनल सिक्योरिटी होगी वो काफी ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगी। और एक्सटर्नल देखिए, एक्सटर्नल के लिए तो हमारे यहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी, मतलब बॉर्डर पे बहुत सारे डिफरेंट फोर्सेस ऑलरेडी काम कर रहे हैं। इंटरनल जो सिक्योरिटी हमारी उसको भी काफी ज्यादा अच्छा बूस्ट मिलेगा यहाँ पर। इसके थ्रू जो डिफरेंट टाइप की जो डिफिकल्टी जो कि हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर आती है उन सबको हमारी गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से डील कर सकती है। और देखिए, समझिए, जो इंटरनल सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हमारी कंट्री के अंदर, बट साथ ही साथ जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर भी जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है उसके अलग अलग एजेंसीज वहां पर मतलब वहां पर
अलॉटेड है, मतलब वहां पर भी वो लोग भी रहते हैं। फर्स्ट इज एलओसी यानी कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, देन वी हैव एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एलओसी हमारा इंडिया पाकिस्तान के पास में है, एलएसी हमारा इंडिया चाइना के साथ में है। सो एलओसी एलएसी इन सब एरियाज के अंदर भी जो हमारे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के लोग हैं यानी कि सीपीएफ के लोग हैं वो लोग वहां पर भी रहते हैं। देखिए इसके अलावा एक तो हो गया इंटरनेशनल बॉर्डर, इसके अलावा वी हैव लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, हम जानते हैं कि बहुत सारा एक्सट्रीमिज्म वगैरह चलता है। इसके अलावा यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो टेररिज्म का इशू है। सिमिलरली जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहां पर इंसर्जेंसी बहुत ज्यादा होती है, तो नक्सलिज्म हो गया, इंसर्जेंसी हो गया, टेररिज्म हो गया, इन सारे के सारे मतलब प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए एवरी सिंगल थिंग के लिए जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है सबके सब इसके अंदर आते हैं। नाउ यहां पर आपको एक चीज समझना है, जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, बहुत टोटल मतलब 7 पार्ट्स होते हैं। उसमें से कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी काम करते हैं। देखिए उनमें से पहला जो है वो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। आपको ध्यान रखना है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो 2 मेन बॉर्डर को यहाँ पर गार्ड करता है। फर्स्ट इज इंडिया पाकिस्तान और सेकंड इज इंडिया बांग्लादेश। तो अगर आप देखेंगे तो इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश टेक्निकली ये दिस इज द जो ये वाला पाकिस्तान है ये ईस्टर्न पाकिस्तान है, और जो बांग्लादेश अभी है वो पहले वेस्टर्न पाकिस्तान एक्चुअली हुआ करता था। तो हमने एंटायर पाकिस्तान के लिए अपने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को रखा हुआ है, ठीक है। सेकंड चीज, जितने भी हमारे नेपाल और भूटान है जहां पर हमने मतलब बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं लगाए हुए हैं, वहां पर हमें एसएसबी काम करती है यानी कि सशस्त्र सीमा बल वहां पे काम करता है, ठीक है। तो दोनों पर यानी नेपाल भूटान दोनों पर ही सशस्त्र सीमा बल जो है वो काम करता है। सिमिलरली जो इंडिया म्यांमार का बॉर्डर है वहां पर असम राइफल्स काम करती है, एंड फाइनली जो इंडिया चाइना का बॉर्डर है वहां पर आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस है वो काम करती है। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देखिए अगेन देखिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो काम करती है पाकिस्तान और जो बांग्लादेश है वहां पर, ठीक है। सिमिलरली जो एसएसबी है यानी वो काम करती है नेपाल और भूटान में। सिमिलरली जो असम राइफल्स है वो काम करती है म्यांमार के उस पर, और जो आईटीबीपी है वो काम करती है चाइना के जो बॉर्डर है, ठीक है। इनमें आप ध्यान रखना है। द क्वेश्चन कम्स की हमारी सबसे लेंथीएस्ट बॉर्डर कौन सी कंट्री के साथ है, दैट इज विद बांग्लादेश। जस्ट रिमेंबर, ठीक है। बांग्लादेश के साथ हमारी जो बॉर्डर है वो सबसे ज्यादा लंबी है। ऑलराइट, यार बेसिक चीजें समझ के ना आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट रिमेंबर कि जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है एक टाइप का अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला टर्म है, उसके अंदर बहुत सारी छोटे छोटे एजेंसी जो है वो काम करती है, और टोटल 7 एजेंसी है जो कि इसके अंदर काम करती है। और जैसा मैंने आपको बताया ये सबके सब इंटरनल सिक्योरिटी के लिए काम करती है, इसलिए सबका सब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। नाउ इसका मेन एम क्या है, इंटरनल थ्रेट से अगेंस्ट हमारी नेशन को मतलब डिफेंड करना, ठीक है। ये इसका मेन काम है। नाउ कौन कौन से 7 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसके अंदर काम करती है। फर्स्ट इज सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है। फर्स्ट इज सीआरपीएफ। सेकंड इज बीएसएफ, बीएसएफ हमने जस्ट राइट नाउ बात कर दी। बीएसएफ पाकिस्तान और जो हमारा बांग्लादेश है इन दोनों के बॉर्डर पे काम करता है। थर्ड इज आईटीबीपी, आईटीबीपी को भी हमने अभी समझा चाइना के बॉर्डर पे काम करता है। सिमिलरली वी हैव सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसकी मेन फंक्शन को अभी हम 2 मिनट में समझेंगे। नेक्स्ट इज वी हैव नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड आप जानते हैं जो अलग अलग जो वीआईपीज वगैरह होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट एस्टैब्लिशमेंट्स वगैरह होते हैं उन सबको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। सिमिलरली वी हैव एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल, ये नेपाल और भूटान के बॉर्डर पे रहते हैं। एंड फाइनली वी हैव स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी। आपको याद है एसपीजी कौन सा काम करते हैं। एसपीजी को सिर्फ एक ही पर्सन को प्रोटेक्ट करना होता है, दैट इज प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है कि एग्जामिनेशन के अंदर ये डायरेक्टली स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन के अंदर ये आ सकता है। नाउ देखिए जो सीपीएफ को अलग अलग चीजों को हमने जो बात की मैंने आपको बताया, जो एसएसबी है और वो यहाँ पर बेसिकली नेपाल और भूटान के ऊपर काम करता है। बीएसएफ जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश के ऊपर काम करता है। आईटीबीपी जो है वो चाइना के अगेंस्ट काम करता है। द पॉइंट इज इसके अलावा वी हैव सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, राइट, सीआईएसएफ। सीआईएसएफ जो है उसका मेन काम होता है कोई भी सेंसिटिव जो एस्टैब्लिशमेंट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जस्ट सपोज वी हैव न्यूक्लियर की बहुत सारे हमारे न्यूक्लियर ऐसे एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, उन सारे के सारे प्लेसेस को जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है दैट इज सीआईएसएफ। या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी अगर कोई बिल्डिंग है, ठीक है, कोई ऐसा एस्टैब्लिशमेंट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर डायरेक्टली काम करता है, उन सारे के सारे जो बिल्डिंग्स वगैरह को प्रोटेक्ट करने का जो मेन काम है वो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के अंदर आता है। सिमिलरली वी हैव सीआरपीएफ, वी हैव एनएसजी और ये पुलिस। इन तीनों का मेन काम ये होता है कि स्टेट की जो पुलिस वगैरह है उनके साथ मिलकर लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम को सॉल्व करना। जो कोई नेक्सल ऑपरेशन है, कोई अगर माओइस्ट ऑपरेशन है, उन सबको प्रॉपर्ली सॉल्व करना, और कोई अगर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन है इन सबके साथ यहाँ पर डील करना, ये सब इन तीनों काम होता है। देखिए टोटल में देखा टोटल 7 यहाँ पर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स होते हैं। सीपीएफ की टोटल 7 ब्रांचेस होती है। 3 हमने देख लिया, आईटीबीपी, बीएसएफ और एसएसबी, ये तीनों हमने देख लिया जो कि बॉर्डर पे रहते हैं। सिमिलरली सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स हमने देख लिया, वो एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर काम करती है। एंड सिमिलरली जो सीआरपीएफ है, एनएसजी है और जो पुलिस है, इन सबको हमने बेसिकली देख लिया, जो कि जो सीआरपीएफ है और जो एनएसजी है ये काम करती है पुलिस के साथ। एंड फाइनली वी हैव एसपीजी जो कि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर काम करते हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के साथ में काम करते हैं, उनके सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं। तो इस तरीके से जितने भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है उनके अलग अलग जो फोर्सेस है वो अलग अलग काम करते हैं। देखिए इन सब के अलावा जितने भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के मतलब ये बॉडीज होते हैं, मतलब सातों के बारे में जो हमने बातें की, इन सबका मतलब देखिए नॉर्मल फंक्शन तो है, उसके अलावा उनका एक जो फंक्शन है वो ये भी होता है कि हर एक स्टेट के अंदर जो भी पुलिस वगैरह
वगैरह है उनको हेल्प करना है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के अंदर। सिमिलरली अगर कोई टेररिज्म का ऑपरेशन आता है तो वहां पर काउंटर को मतलब उसको बेसिकली काउंटर करने के लिए इंडियन आर्मी की हेल्प करना भी इनका मेन फंक्शन आता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पास्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे ज्वाइंट ऑपरेशन हुए हैं जहां पर आर्मी ने बीएसएफ के साथ सीआरपीएफ के साथ मिलकर के एक्सटर्नल अग्रेशन को भी डील किया है। तो इसका मतलब क्या है कि इंटरनल अग्रेशन के साथ साथ अगर जरूरत पड़े तो ये जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है वो लोग एक्सटर्नल अग्रेशन की चीजों को भी डील करते हैं। सिमिलरली जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स होते हैं दे कोलैबोरेट विद बोथ पुलिस एंड आर्मी, दोनों के साथ यहाँ पे कोलैबोरेट करते हैं, दोनों के साथ में करके अलग अलग टास्क को अचीव करते हैं, जो भी इनका मेन वगैरह एम वगैरह होता है उसको अचीव करते हैं। तो आई होप आप यहाँ पर समझ गए कि क्यों यहाँ पर मॉडर्नाइज करने की कोशिश की जा रही है, बिकॉज आप जानते हैं कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डाइवर्स फील्ड है और बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस ऐसे हैं जो कि इनको करना होता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके पास जो वेपन्स वगैरह है वो काफी स्ट्रांग हो और काफी सोफिस्टिकेटेड हो। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। यहां बात करने वाले हैं डैप के बारे में, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020। नाउ इसका देखिए, इसको समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में समझाता हूं कि एग्जैक्टली है क्या। देखिए, आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर जो सेल्फ रिलायंस है उसको काफी ज्यादा इंफेसाइज किया जा रहा है, राइट। सेल्फ रिलायंस को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है ताकि हम किसी और कंट्री के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट ना हो किसी भी चीज के लिए। सिमिलरली जो डिफेंस फील्ड है, डिफेंस फील्ड के अंदर जो बाकी कंट्री के ऊपर हम कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है, यूएसए के ऊपर, रशिया के ऊपर, इजराइल के ऊपर, इन सब कंट्रीज के ऊपर हम डिपेंडेंट ना हो, इसलिए हम अपने खुद के मिलिट्री इक्विपमेंट्स को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज व्हाई वी हैव स्टार्टेड दिस पर्टिकुलर प्रोसीजर, यानी कि डिफेंस एक्विजिशन जो एक्विजिशन प्रोसीजर है उसको हमने स्टार्ट किया। ठीक है, तो आप मेन एम समझ गए। मेन एम ये है, हमारा ये है कि डिफेंस के डिफरेंट जो इक्विपमेंट्स वगैरह है उसको एक्वायर करना है और उसको खुद से बनाना है। समझते हैं, पहली बार जो डैप था वो 2002 के अंदर आया था, 2002 के अंदर ये पहली बार आया था, जहां पर मेन एम ये था कि जितने मिलिट्री हार्डवेयर वगैरह है उनको प्रोक्योर करना है। ठीक है, जस्ट इस वर्ड पे फोकस कीजिएगा, प्रोक्योर करना है। ऑलराइट, फिर क्या होता है, अराउंड 14 ईयर्स के बाद यानी कि 2016 के अंदर इस चीज को यहाँ पर चेंज किया गया, इसको रिफॉर्म किया गया और यहाँ पर इसका नाम पहली बार तो चेंज किया गया। डैप का नाम मतलब डीपीपी, जो यहां पर देखिए आप देख सकते हैं नाम से क्या था, डीपीपी। जब 2002 के अंदर इसको लाया गया था उसका नाम था डीपीपी, यानी कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर, यानी कि प्रोक्योर करना था। 2016 के अंदर इसका नाम चेंज करके डीएपी कर दिया गया, यानी कि डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर। नाउ इस दो वर्ड को आप ध्यान से देखिए, फर्स्ट वर्ड इज यहां पर प्रोक्योरमेंट एंड सेकंड वर्ड इज एक्विजिशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोक्योरमेंट एंड एक्विजिशन? देखिए, प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है, हम सिंपली किसी कंट्री से कोई इक्विपमेंट खरीदते हैं, कोई मिलिट्री के कोई वेपन्स खरीदते हैं, कोई टैंक्स वगैरह खरीदते हैं, ये सब खरीदते हैं और उसको डायरेक्टली यूज करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज प्रोक्योर करना, मतलब डायरेक्टली हमने उसे मतलब उस पर्टिकुलर कंट्री से खरीदा और उसको मतलब उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया। सेकंड इज कॉल्ड एज एक्वायर करना। एक्वायर करने का मतलब होता है वी बाय नॉट जस्ट द वेपन्स बट साथ में वेपन्स की टेक्नोलॉजी भी। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्विजिशन एंड प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है सिंपली सिर्फ वेपन्स को खरीदते हैं, उसको यूज करते हैं, बट अगर किसी चीज को हम एक्वायर करते हैं इसका मतलब ये होता है कि हम वेपन्स के साथ साथ जो उसकी टेक्नोलॉजी है पीछे की उसको भी खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए 2002 में क्या हुआ, 2002 के मतलब स्टार्टिंग में जो डीपीपी था हमारा उसको हमने चेंज करके 2016 के अंदर डीएपी लाया, जहां पर हमने बोला कि अब से हम सिर्फ वेपन्स को नहीं खरीदेंगे, साथ में उसकी जो टेक्नोलॉजी है उसको भी खरीदेंगे। एम क्या था? एम ये था ताकि हमारे पास जब वो टेक्नोलॉजी आएगी तो हम खुद भी सेल्फ रिलायंट होंगे और खुद हम उस पर्टिकुलर वेपन को बना सकते हैं। यानी कि अगर एक बार हमने वो वेपन खरीद लिया है तो नेक्स्ट टाइम हमें किसी और से दोबारा खरीदने की जरूरत ना पड़े, हम उस वेपन को फिर से खुद से बना सके। ये चीज का मेन नेम था। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस समझ गए आप, डैप जो कि ओरिजिनल था और जो डैप 2016 के अंदर आया था। अब देखिए, जो डैप 2016 के अंदर जो चल रहा था उसके अंदर भी कुछ शॉर्टकमिंग थी, उसी चीज को यहाँ पर काउंटर करने के लिए डैप 2020 के अंदर फिर से रिवाइज किया गया। एम क्या था? एम था यहाँ पर फिर से मेक इन इंडिया के एफर्ट्स को और ज्यादा बूस्ट करना है और ज्यादा इंक्रीज करना है, स्पेशली डिफेंस के फील्ड में। और यहाँ पर डिफेंस के फील्ड में एक न्यू यहाँ पे पार्टिसिपेंट को लाया गया, एमएसएमईज को। नाउ डैप 2016 के अंदर जो एमएसएमईज थे उसको मतलब जो एमएसएमईज थे उनके पास कोई भी ऐसा पावर नहीं था कि वो लोग इंडिया के अंदर जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है उसको बना सके। बट डैप 2020 के अंदर ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये उनको फंक्शन दिया गया कि अगर आप चाहे तो आप भी बना सकते हैं। मतलब जो एमएसएमई है, सिंपल वर्ड्स में एमएसएमई कौन है? दे आर प्राइवेट इंडस्ट्री। तो सिंपल वर्ड्स में समझिए कि जो प्राइवेट इंडस्ट्री था उसको यहाँ पर डिफेंस इक्विपमेंट्स के अंदर वहां पर इंक्लूड कराया गया। ठीक है, ये आप समझिए। तो मतलब ये कि 2020 के अंदर पहली बार एमएसएमई यानी कि प्राइवेट सेक्टर को यहाँ पे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए यहाँ पे इंक्लूड किया गया, राइट। इसके कारण क्या हुआ, जब एमएसएमई यानी कि इसको हमारे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इंक्लूड किया गया तो हम लोग जो बाहर से प्रोक्योर करते थे, जो बाहर से खरीदते थे, उसके ऊपर काफी ईजनेस आ गई। मतलब अब हमें बाहर से ज्यादा खरीदने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज हमारी खुद की जो कंपनीज थी उन्होंने इन सब चीजों को बनाना स्टार्ट कर दिया। सिमिलरली इससे क्या हुआ, पब्लिक की जो अकाउंटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, फिर कॉम्पिटिशन वगैरह है, लेवल प्लेइंग फील्ड है, ये सब भी काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ। और जो डिफरेंट प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं और बहुत सारी जो पब्लिक इंडस्ट्रीज हैं, इन सब लोगों ने साथ में आकर डिफेंस के डिफरेंट जो इक्विपमेंट्स वगैरह उसको बनाना स्टार्ट कर दिया। now देखिए, जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने पहले मेक वन कैटेगरी स्टार्ट किया था। ठीक है, मेक वन का सिंपल सा मतलब वही मेक इन इंडिया वाला। ठीक है, मेक इन इंडिया को मतलब जो फर्स्ट उसका जो प्रोजेक्ट था उसको मेक वन बोलते हैं। सिमिलरली मेक वन को स्टार्ट किया गया, उसके अंदर टोटल 4 प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया गया था। नाउ उसके बाद रिसेंटली मेक 2 को लॉन्च किया गया, जिसके अंदर 5 प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया गया। कौन कौन से 5 प्रोजेक्ट्स है उसको हम देखते हैं। मेन डिफरेंस मैं आपको समझाता हूं, पहले मेक वन और मेक 2 में क्या है। मेक वन के अंदर बोला गया, मेक वन जो मतलब जो पहले
जो लाया गया था उसके अंदर बोला गया कि जो भी आप चीजों को बनाएंगे, ठीक है, मतलब जो भी आप वेपन्स वगैरह को बनाएंगे उसके लिए पहले आपको एक प्रोटोटाइप डेवलप करना पड़ेगा। व्हाट इज अ प्रोटोटाइप? जब भी कोई वेपन वगैरह बनता है ना, उस पर्टिकुलर वेपन से या फिर कोई भी चीज जो बनती है तो उस चीज को फाइनली टेस्टिंग करने से पहले, मतलब एक फाइनल प्रोडक्ट बनाने से पहले उसका एक प्रोटोटाइप बनता है, मतलब एक ऐसा सैंपल पीस बना के देखते हैं बेसिकली कि वो सही से काम कर रहा है फिर नहीं कर रहा है। तो होता क्या है कि एक प्रोटोटाइप को डेवलप करना होता है। द पॉइंट इज कि ऐसा बोला गया कि जब मेक वन कैटेगरी है उसके अंदर अगर आप कोई भी प्रोटोटाइप को डेवलप करते हैं तो उसके लिए आपको जो इंडियन इंडस्ट्री है, यानी कि जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। ठीक है सर, सिंपल वर्ड्स में मतलब कि पहले बोला गया था कि कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जो कि इंडिया में आकर वेपन्स को बनाती है, स्पेशली अगर वो इंडियन एमएसएमई इंडस्ट्री है, तो उसको बनाने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो उसको हेल्प कर सके, मतलब हेल्प करेगी। देन अभी रिसेंटली मेक 2 को लाया गया, मेक यानी कि मेक का जो पार्ट 2 है उसको लाया गया। उसके अंदर ये बोला गया कि आप प्रोटोटाइप को डेवलप तो कीजिए, बट इसके लिए आपको कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट जो अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं करेगी, आप उसको खुद से फंडिंग करनी पड़ेगी उसको। ठीक है, देखिए स्टार्टिंग में इस चीज को तब लाया गया था जिस टाइम हमारे जो प्राइवेट इंडस्ट्री है वो लोग इसमें ज्यादा कुछ इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे थे, इसलिए उनको एक बेसिकली बुलाने के लिए, लुभाने के लिए चीज ये प्लान लाया गया था कि हम आपको सेंट्रल गवर्नमेंट आपको फंडिंग प्रोवाइड करेगी, आप बस काम कीजिए। बट यहाँ पर जब हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज आ चुकी हैं जो कि डिफेंस के ऊपर काम कर रही है, तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर फंडिंग देना बंद कर दिया, बोला कि आप अपने फंडिंग से इनको कीजिए, उसके बाद हमें प्रोटोटाइप डेवलप कीजिए, मतलब डेवलप करके दिखाइए, अगर हमें सही लगेगा तो हम आपको ऑर्डर देंगे। ठीक है, ये चीज समझ गया। ये मेन डिफरेंस था मेक 1 और मेक 2 के बीच में। नाउ बिफोर मूविंग अहेड मैं आपको ये चीज समझाता हूं कि जो डैप 2020 है और जो डैप 2016 था, उन दोनों के बीच में फर्क क्या है। तो पहले था डीपीपी, अब है डैप। ठीक है, समझते हैं। देखिए इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया, डैप के अंदर टोटल 5 कैटेगरीज आ गई हैं। डैप पहले जो डीपीपी था उसके अंदर टोटल सिर्फ 4 कैटेगरीज हुआ करती थी। जो फर्स्ट कैटेगरी है दैट इज टू बाय यानी कि बाहर से हम कुछ खरीदते हैं और उसको इंडिजिनियसली डिजाइन, डेवलप एंड मैन्युफैक्चर। आईडीडीएम का मतलब होता है इंडिजिनियसली डिजाइन, डेवलप एंड मैन्युफैक्चर। तो इंडिजिनियस जो भी हमारी खुद की कंपनीज है ना, वो लोग उसको इंडिजिनियसली डिजाइन करेगी, डेवलप करेगी और मैन्युफैक्चर करेगी। यहाँ पर पहले मतलब जो पिछला वाला था उसके अंदर रूल था कि सिर्फ 40% ऑफ एक पर्टिकुलर वेपन वो हमारे इंडिया की मतलब कंपनीज उसको डिजाइन करेगी। बट राइट नाउ उसको बोला गया है कि एक पर्टिकुलर वेपन के अंदर जो कम से कम 50% कंपोनेंट्स होंगे ना, उसको हमारे इंडिया के लोग उसको डिजाइन करेंगे। समझिए आप सिंपल वर्ड्स में। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जस्ट सपोज दिस इज अ गन। ठीक है, ये गन है। अब इस गन को बनाने में मान लीजिए टोटल 10 इक्विपमेंट्स लगे हैं। अब पहले ये बोला था कि 10 में से 40% यानी कि 4 इक्विपमेंट्स होंगे वो इंडियन इंडस्ट्रीज बनाएंगी। अब रिसेंटली इसको बोला गया है इस पर्टिकुलर 10 इक्विपमेंट में से 5 इंडस्ट्रीज है, मतलब 5 इक्विपमेंट्स यानी कि टोटल 50% जो है वो अब इंडियन गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है, मतलब आई मीन इंडियन जो इंडस्ट्रीज वगैरह है वो बनाएंगी। तो फर्स्ट कैटेगरी ये हो गया बाय, बट मतलब बाय तो करेंगे हम, बाहर से परचेज करेंगे, बट उसमें से आधी चीजें जो है वो मतलब इंडिया के लोग जो है वो लोग खुद बनाएंगे। सेकंड इज बाय बट इंडियन। बाय का मतलब है हम बाहर से खरीदेंगे बट उसको उसमें से कम 50% और ज्यादा से ज्यादा 60% चीजें जो होंगी वो इंडिया बनाएगा, मतलब इंडिया के जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज वगैरह है वो बनाएंगे। सिमिलरली वी हैव बाय एंड मेक इंडियन। इसका मतलब क्या है, हम बाहर से खरीदेंगे बट उस चीज को बनाने में, उस वेपन को बनाने के अंदर जो भी आपकी जो टेक्निकल स्किल्स वगैरह है उसमें से 50% ऐसी चीजें जो होंगी, कम से कम 50% चीजें उसको इंडिया खुद बनाएगा। समझ रहे हैं आप उसको। सिमिलरली वी हैव बाय ग्लोबल, मतलब बाय हम ग्लोबल से करेंगे बट उसको मैन्युफैक्चर करेंगे इंडिया के अंदर। देखिए कम से कम हम 50% चीजें जो हैं वो इंडिया के अंदर बनाएंगे और सिमिलरली हम बाहर से बाय करेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं इन सब चीजों को। फाइनली वी हैव बाय ग्लोबल। बाय ग्लोबल का मतलब क्या है, हम पूरी तरीके से यहां पर ग्लोबली बाय कर रहे हैं, बट इसके बावजूद यहां पर भी 30% चीजें ऐसी हैं, 30% चीजें ऐसी हैं जिसको आपको इंडिया से ही परचेज करना होगा, मतलब उसे कंपोनेंट आपको इंडिया से परचेज करना होगा। देखिए आपको इसमें ज्यादा कुछ मतलब प्रॉब्लम या फिर मतलब इस चीज के अंदर किसी भी टाइप की आपको प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस थिंग विल नॉट डायरेक्टली बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। नाउ द पॉइंट इज आपको यहां पर पता ये मतलब होना चाहिए। देखिए एटलीस्ट 30%, एटलीस्ट 50%, एटलीस्ट 50%, एटलीस्ट 50%, एटलीस्ट 50%। इसका मतलब क्या है, कम से कम 50% ऑफ ऑल द वेपन्स, सिर्फ एक को छोड़ के, बाय ग्लोबल को छोड़ के बाकी सब के अंदर कम से कम 50% जो वेपन्स हैं वो आपको इंडिया के अंदर ही, एटलीस्ट आधी चीजें वो इंडिया के इक्विपमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में समझ गए चीज। शॉर्ट में समझिए कि जितने भी इक्विपमेंट्स इंडिया के अंदर आएंगे, जितने भी वेपन्स वगैरह आप इंडिया के अंदर देख रहे हैं रिसेंट टाइम्स के अंदर, उसके अंदर कम से कम 50% प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंडिया के खुद के इंडिजीनियस है, एंड दीज थिंग हैव बीन मेड बाय इंडियन इंडस्ट्रीज। इंडिया के जो एमएसएमईज हैं, इंडिया के जो डिफरेंट प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं, उन लोगों ने साथ में मिलकर इस चीज को बनाया हुआ है। ऑलराइट, ये था हमारा बेसिकली। तो आपको जैसा मैंने बताया था, जो मेक 1 था उसके अंदर जो गवर्नमेंट थी वो फंडिंग प्रोवाइड कर रही थी, बट जो मेक 2 है उसके अंदर गवर्नमेंट जो है फंडिंग प्रोवाइड नहीं कर रही थी। और यहां पर डैप जो यहां पर डैप 2020 आया था उसके अंदर एक खास बात यह भी थी कि बोला गया था कि जो इंडियन इंडस्ट्रीज वगैरह है उनको ये अलाउ किया गया था कि आप पहली बार लाइट टैंक्स वगैरह बना सकते हैं। मतलब इंडियन इंडस्ट्रीज को इससे पहले सिर्फ गन्स वगैरह का ऑर्डर दिया जाता था, बट फॉर द फर्स्ट टाइम डैप के अंदर ये बोला गया है कि जो इंडियन इंडस्ट्रीज एमएसएमईज वगैरह हैं जो कि डिफेंस सेक्टर के अंदर काम कर रही हैं, दे आर ऑल्सो अलाउड टू मेक टैंक्स एंड ऑल। ठीक है, मतलब टैंक्स वगैरह को भी ये लोग डेवलप कर सकते हैं। ये हो गया हमारा बेसिक चीजें। आई होप आपको ये सब चीजें समझ आ गई कि एग्जैक्टली डैप किस तरीके से काम करता है। नाउ फाइनली उसमें एक चीज बचता है। देखिए एक चीज ये बचता है कि लीज
का ऑप्शन यहाँ पर पहली बार डैप के अंदर दिया गया है। जो डैप 2020 है इसके अंदर पहली बार लीज का ऑप्शन दिया गया। लीज का मतलब क्या होता है? लीज का सीधा सा मतलब होता है रेंट पे लेना, ठीक है, सिंपल वर्ड पे रेंट पे लेना। इसका मतलब क्या है? हम चाहे तो एक पर्टिकुलर वेपन को, यानी कि जो हमारे आर्मी नेवी एयरफोर्स है, वो चाहे तो एक पर्टिकुलर वेपन को डायरेक्टली सिर्फ एक रेंट पे ले सकती है, एक पर्टिकुलर टाइम तक यूज कर सकती है और उसके बाद उसको वापस कर देगी, रिटर्न कर देगी, ठीक है। मतलब ये भी यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉलिसी की तरह स्टार्ट किया गया है, जहां पर ये मेन एम ये है कि जो कॉस्ट वगैरह है कॉस्ट को रिड्यूस करेगा। बिकॉज देखिए ऑब्वियसली बात है, अगर आप एक पर्टिकुलर चीज को खरीदते हैं और अगर 100 रुपए लगते हैं, अगर आप उसे रेंट कर लेंगे तो आपको सिर्फ 10 रुपए में मिल जाएगी, राइट। तो ये सेम यहाँ पर फंडा है कि अगर हम चाहे तो ये शॉर्ट में भी सिंपली इसको लीज करके भी काम चला सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया डैप के बारे में। आई होप आपको बेसिक चीजें समझ आ गई। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहां हम बात करने वाले नारी शक्ति की वार्ता के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल वार्ता का मतलब क्या होता है? वार्ता का मतलब होता है डायलॉग, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग। देखिए कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको जैसे बताया पीछे कि 8th ऑफ मार्च, यानी कि 8th ऑफ मार्च को यहाँ पर जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो उसी चीज को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, उन्होंने क्या किया, पूरे का पूरा वीक जो है वो वुमेन्स को डेडिकेट किया। उसी चीज के लिए उन्होंने एक न्यू एक टाइप का नारी शक्ति वार्ता स्टार्ट किया है। और इस वार्ता यानी कि इस कॉन्वर्सेशन के थ्रू जो स्टेम है, स्टेम जो फील्ड होता है ना, स्टेम की फील्ड पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। व्हाट इज स्टेम? स्टेम का फुल फॉर्म होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग। स्टेम के ऊपर काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है। ऑल तो देखिए दिस इज अ वुमेन्स वीक, इसलिए वुमेन के ऊपर फोकस किया जा रहा है। बट अगर आप देखेंगे ओवरऑल देखेंगे तो स्टेम को यहाँ पर मेन एंड वुमेन दोनों के साथ के लिए ही काफी ज्यादा डेवलप करने की कोशिश की जा रही है हमारे इंडिया के अंदर। तो देखिए जो रिसेंटली ये जो नारी शक्ति वार्ता हुई ना, दैट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनिसेफ। यूनिसेफ जो है उसका एक स्कीम है दैट इज कॉल्ड एज युवा, मतलब ठीक है, युवा स्कीम। युवा स्कीम जो है, इसी पर्टिकुलर स्कीम के थ्रू ये जो प्लान है इसको लॉन्च किया जा रहा है। युवा स्कीम देखिए, युवा स्कीम पहली बार तो आप समझिए यूनिसेफ के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका मेन एम ये है कि जो भी चीजें हम पढ़ते हैं, जो भी हम एजुकेशन वगैरह लेते हैं, उस चीज को किस तरीके से हम अपने काम के अंदर, प्रोडक्शन मतलब के अंदर ला सकते हैं, प्रोडक्टिविटी अपनी इंक्रीज कर सकते हैं, और साथ ही साथ किस तरीके से हम उसको एक्टिव सिटीजनशिप के तरह यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यू नो योर फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट। सिमिलरली यू नो योर फंडामेंटल राइट्स। नाउ इस चीज को जानना, इस चीज को याद करना और इस चीज के बारे में पता होना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट इस फंडामेंटल ड्यूटीज को अगर आप प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर एक्टिव सिटीजनशिप, राइट। आप एक एक्टिव सिटीजन का एक रोल निभा रहे हैं। दैट थिंग इज मतलब दैट इज द मेन थिंग। यहां पर बेसिक चीजें बोली जा रही है कि यहां पर एजुकेशन को, जो भी हम चीजें पढ़ते हैं, उसको साइंटिफिक फील्ड के अंदर, प्रैक्टिस के अंदर लाना है। मतलब हम सिर्फ उसको पढ़ाई के अंदर छोड़ ना दे, मतलब सिर्फ पढ़ करके छोड़ ना दे, उसको हम बेसिकली प्रैक्टिस के अंदर लाए। ये इस चीज का मेन एम है। इसी चीज के लिए जो युवा स्कीम है उसको यूनिसेफ ने लॉन्च किया, ठीक है, समझ गया। अगर हम यूनिसेफ के बारे में कुछ चीजें देखें तो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि जो यूनिसेफ है, नाम से पता चल रहा था कि यूनाइटेड नेशन, एक टाइप का बेसिकली यूनाइटेड नेशन का फंड है। तो अगर यूएन का फंड है, इसका मतलब है यूएन की बॉडी के अंदर डायरेक्टली काम करता है। और सिमिलरली इसका मेन काम अगर देखिए तो चिल्ड्रंस का फंड है। इसका मतलब क्या है? बच्चों के लिए काम करता है। इसका मतलब है कि ह्यूमैनिटेरियन और डेवलपमेंटल एड के लिए काम करेगा। नाउ देखिए आपको एक चीज मालूम होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन के अंदर 190 प्लस कंट्रीज हैं, ठीक है, अराउंड 193 है राइट नाउ यूएन जनरल असेंबली के अंदर। बट आपको ध्यान रखना चाहिए उसमें से ऑलमोस्ट एवरी कंट्री जो है वो इस पर्टिकुलर यूनिसेफ का मेंबर है, ठीक है। जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग कि ऑलमोस्ट एवरी यूएन की जो कंट्री है वो सबके सब यूनिसेफ का मेंबर है। नाउ आई हैव ट्राइड टू इनकॉर्पोरेट दिस पर्टिकुलर डायग्राम टू शो यू कि एग्जैक्टली यूनिसेफ का मेन काम क्या होता है। Now, पीछे हमने देखा इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, ठीक है। तो अगर इसका फुल फॉर्म है चिल्ड्रंस फंड, इसका मतलब क्या है कि ये कुछ ना कुछ ऐसा करता है जो बच्चे वगैरह है, जो पुअर्स लोग हैं, उन सबके लिए कुछ ना कुछ करता रहता है। समझते हैं? देखिए इसका एक सिंपल सा वो है, फंडा ये है कि देयर इज एवरी चाइल्ड हु डाइज एवरी 20 सेकंड्स बिकॉज ऑफ सम वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज। मतलब कोई ऐसी डिजीज जिसको वैक्सीन से प्रिवेंट किया जा सकता था, बट जस्ट बिकॉज उसको वैक्सीन नहीं मिली, इसी कारण उस बच्चे की डेथ हो गई, ठीक है। इसी चीज को रोकने के लिए यहाँ पर जो यूनिसेफ है वो डिफरेंट काम कर रहा है। उसमें से एक ये है कि एक वैक्सीन जो है उसको अलग अलग डिजीज के लिए यूज किया जा रहा है, जैसे टेटनस के लिए, डिप्थीरिया के लिए, हेपेटाइटिस बी के लिए, जो हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी है, कफ होता है, इन सब के लिए बेसिकली उसने एक ऐसा वैक्सीन को डेवलप किया हुआ है जो कि अलग अलग एरियाज के अंदर दिया जाता है, ठीक है, नॉट जस्ट इन इंडिया बट ऑल्सो इन अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इन सब एरियाज के अंदर दिया जाता है। 2012 के अंदर माना जाता है कि यूनिसेफ ने ऑलमोस्ट $2 बिलियन वैक्सीन वगैरह खरीदे थे और उसको अलग अलग एरियाज के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट बांटा था, ताकि जो बहुत सारे बच्चे जो कि इस पर्टिकुलर रिस्क के ऊपर है उनकी जान बचाई जा सके। सिमिलरली जो यूनिसेफ है वो 100 कंट्रीज से ज्यादा मतलब डिफरेंट कंट्री के साथ पार्टनरशिप करता है और उनके साथ बातचीत करता है ताकि हर एक बच्चे के पास जो वैक्सीन वगैरह है उसे पहुंच सके। मतलब देखिए मैं आई हैव ट्राइड टू इनकॉर्पोरेट दिस पर्टिकुलर थिंग टू लेट यू नो कि यूनिसेफ का बहुत सारे काम होते हैं, उसमें से ये सिर्फ एक काम है। जस्ट रिमेंबर यूनिसेफ का ये मेन फंक्शन नहीं है कि उसको वैक्सीन प्रोवाइड करना है। यूनिसेफ के बहुत सारे डिफरेंट फंक्शन में से एक फंक्शन ये है कि वो वैक्सीन भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इस चीज के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज आप जानते हैं कोविड के कारण अफ्रीका जो कंट्री है, लैटिन अमेरिकन कंट्री है, उन सब में जो रिस्क है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। तो उस चीज को मिटिगेट करने के लिए, रिस्क को रिड्यूस करने के लिए यूनिसेफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स ले रहा है, ठीक है। तो आप समझ गए। अब देखिए हम फिर से यहाँ पे नारी शक्ति वार्ता के बारे में बात करते हैं। नाउ दिस पर्टिकुलर जो वार्ता था, दिस वाज स्टार्टेड बाय मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे, जो कि 8th ऑफ मार्च को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो जो हमारी यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यानी स्मृति ईरानी मैम है, वो इस चीज को लीड कर रही है। और एम ये है, एम क्या है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से, यानी कि देखिए फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, हर एक पार्ट्स ऑफ
इंडिया से जो एडोलसेंट गर्ल्स है, एडोलसेंट का मतलब होता है फ्रॉम 12 टू 18, आप समझ सकते हैं, ठीक है, जब हम टीनेज के मतलब जस्ट पहले होते हैं, तो 12 से 18 के जो बहुत सारी गर्ल्स वगैरह हैं वो लोग इस पर्टिकुलर जो वार्ता यानी कि जो ये डायलॉग है जो कि जूम मीटिंग के थ्रू हो रहा है, मतलब जूम यानी कि ऑनलाइन मीटिंग के थ्रू हो रहा है, उनके थ्रू पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपना एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, अपने एस्पिरेशंस मतलब अपने ड्रीम्स वगैरह बता रहे हैं, अपने सजेशंस वगैरह दे रहे हैं कि किस तरीके से जो स्टेम का फील्ड है यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स का जो फील्ड है उसमें किस तरीके से हम जेंडर इक्वालिटी को और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। इसी चीज के लिए यहाँ पर काफी सारे डिफरेंट स्टेप्स वगैरह लिए जा रहे हैं। इसके अलावा काफी सारे डिस्कशन ये भी हुए हैं कि किस तरीके से जो हमारे यंग वुमेन्स हैं आज के टाइम की, उनको किस तरीके से नर्चर किया जा सकता है, उनको और किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है ताकि वो स्टेम के जो आसपास के फील्ड्स हैं यानी कि साइंस के जो फील्ड्स हैं, जो मैथमेटिक्स के फील्ड है, उसमें और ज्यादा अपने करियर को और ज्यादा इंक्रीज कर सके, ठीक है, और ज्यादा मतलब उस चीज में इंटरेस्ट हो, अपना इंटरेस्ट शो करें, इन सब चीजों को और ज्यादा काम कर सके। इसके अलावा स्टेम के फील्ड के अंदर वुमेन्स के पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने के लिए भी काफी ज्यादा काम किया गया, जहां पर बोला गया है कि अगर वुमेन्स यहाँ पर इस चीज के अंदर और इस फील्ड में वुमेन से पार्टिसिपेशन का सबसे अच्छा चीज ये होगा कि हमारी इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। बिकॉज देखिए समझिए, राइट नाउ जो इंडिया के अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ द जो साइंस, टेक, जो इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इसमें जो जो वर्कफोर्स है वो मेल है, राइट। इसका मतलब क्या है, हम ऑलमोस्ट 50% ऑफ द जो वर्कफोर्स हमारी है उसे तो हम यूज ही नहीं कर रहे हैं, जो कि हमारी फीमेल्स हैं। अगर हम फीमेल्स को ऑप्टिमली यूज नहीं करेंगे, पॉइंट इज कि उनके पास जो यहाँ पे टैलेंट है, उनके पास जो यहाँ पर जो भी उनके पास अपॉर्चुनिटीज वगैरह है, उसको अगर हम यूज नहीं करेंगे तो फिर किस तरीके से हम बाकी जो फीमेल की पॉपुलेशन है उसको हम यूज कर पाएंगे, राइट। इसलिए अगर हम मेन वुमेन दोनों के जो सर्विसेज वगैरह है उसको प्रॉपरली यूज करते हैं हमारे इंडिया के पोटेंशियल के लिए, तो हमारा इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा वो धीरे धीरे काफी इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली एक सर्वे हुआ है जिसका नाम है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, AISHE ना। उसने जो सर्वे किया था उसने बोला था कि जो टोटल राइट नाउ जो ग्रेजुएशन होता है ना, जो कि इस टाइम के फील्ड में होता है, उसमें ऑलमोस्ट 43% ऑफ जो ग्रेजुएट्स हैं दे आर वुमेन। दैट इज वेरी वेरी गुड, और ये हाईएस्ट है पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर। मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर जो ग्रेजुएशन मतलब अलग अलग कंट्री के अंदर होता है उसमें 43% जो इंडियंस हैं दे आर एक्चुअली मतलब वो वुमेन्स हैं। बट इसके बावजूद प्रॉब्लम कम्स की जो स्टेम से रिलेटेड जो जितने भी जॉब्स की फील्ड है उसमें सिर्फ 14% वुमेन है, अराउंड 86% अभी भी मेल है। दिस इज द मेन थिंग, ठीक है। हम यहाँ पर देखिए 43% हम यहाँ पर वुमेन्स को ग्रेजुएट कर रहे हैं, अराउंड सिर्फ 57% यहाँ पर मेल है। बट इसके बावजूद जब जॉब की बात आती है तो दिस 57% दे आर गेटिंग 86% ऑफ द जॉब्स, और जो ये 43% वुमेन है उसमें से सिर्फ यहाँ पर मतलब ये 14% ही ऐसी वुमेन्स हैं जिनको जॉब मिल रहा है। तो दिस इज द थिंग दैट वी नीड टू बी वेरी अबाउट, और इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है यहाँ पर। व्हाट आर द चैलेंजेस, यहाँ पर मेन चैलेंजेस कौन कौन से जिसके कारण वुमेन्स बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाती है स्टेम के जॉब्स के अंदर। फर्स्ट इज स्टीरियोटाइप। हमने एक सोसाइटी की तरह कहीं ना कहीं स्टीरियोटाइप बना के रख दिया है कि जो जेंडर स्पेसिफिक रोल्स हमने डिसाइड कर दिया है कि एक वुमेन जो है एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर काम नहीं कर सकती है, एक मेल एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर काम कर सकता है नहीं कर सकता है। इन सब चीजों के कारण क्या होता है, जो प्रेशर है वुमेन्स के ऊपर वो स्टीरियोटाइप काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। सिमिलरली मैरिज, चाइल्ड बर्थ, इन सब का जो स्ट्रेस है वो भी वुमेन्स के ऊपर काफी होता है। बट दीज थिंग्स शुड बी अवॉइडेड। यहाँ पर किसी भी कॉस्ट पे इन सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए। देखिए मेन एंड वुमेन these are actually they are the two genders of the same nature। समझिए इसी को, ये दोनों सेम नेचर के दो अलग अलग जेंडर्स हैं। नेचर ने इन दोनों के बीच में कोई भी यहाँ पर डिफरेंशिएशन नहीं किया है। दोनों के पास यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज है, इक्वल कैपेबिलिटीज है। देन व्हाई शुड वी नॉट प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू बोथ ऑफ दिस, मेन प्लस वुमेन, ठीक है। तो इसी को आपको समझना है। सिमिलरली लैक ऑफ फिजिकल सेफ्टी, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, स्पेशली जो कम्यूटेशन से जो वर्क का जो काम होता है, मतलब एक पर्टिकुलर अपने शहर को छोड़ करके सेकंड शहर के अंदर काम करना, देन वहां पर अकेले रहना, इस चीज का जो स्टीरियोटाइप इसका भी बना हुआ है ना, इस सब चीजों के कारण प्रॉब्लम काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। देन वी हैव हरासमेंट्स वर्क प्लेसेस के अंदर बाय सीनियर्स, कलीग्स, इन सब के कारण ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देन वी हैव डुअल रोल सिंड्रोम। डुअल रोल सिंड्रोम का सिंपल वर्ड्स में समझिए, एक वुमेन्स का यहाँ पर जो कहीं ना कहीं स्टीरियोटाइप बनाया हुआ है कि दे आर एक्चुअली मेड फॉर डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि वो सिर्फ घर का काम कर सकती है, बाहर का काम नहीं कर सकती है। बट दिस इज रॉन्ग। ये जो डुअल रोल का सिंड्रोम है ना, कि हम यहाँ पर कि जो बेसिकली वुमेन्स है वो सिर्फ के सिर्फ जो वुमेन्स है बेसिकली वो सिर्फ के सिर्फ डोमेस्टिक काम करेंगी, जो घर का काम है वो नहीं कर पाएंगी, जो बाहर का काम है वो नहीं कर पाएंगे। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। वहां पर वो डुअल रोल जो है, मतलब वो डोमेस्टिक के साथ साथ बाहर का काम भी कर सकती है, राइट। और why to interest them only with the domestic work, why men can't do जो domestic work वगैरह होते हैं, राइट। तो इन सब चीजों को आपको यहाँ पर ना फूड फॉर थॉट की तरह यूज करना होगा। इन सब चीजों के बारे में आपको सोचना होगा ना। व्हेन यू विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स ना, तो आपको यहाँ पर बेटर आइडियाज आएंगे। तो आपको बेटर आइडियाज आएंगे तो आप उन बेटर आइडियाज को अपने लाइफ के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं। सिमिलरली वी हैव लैक ऑफ सुटेबल वर्क प्लेस। हमारे पास एक ऐसा वर्क प्लेस होना चाहिए, ऐसा प्लेसेस होना चाहिए जहाँ पर मेन प्लस वुमेन दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाए, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाए, ताकि दोनों साथ में एक साथ ग्रो कर सके। These are some of the main challenges जो कि यहाँ पर STEM के फील्ड में सबसे ज्यादा है। Let's talk about some of the initiatives that have been taken by the Indian government. First is किरण स्कीम। देखिए किरण स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसका फुल फॉर्म है नॉलेज इन्वॉल्वमेंट रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग। देखिए नर्चर करने की बात की जा रही है। नर्चर
मतलब होता क्या है कि वुमेन्स वगैरह जो गर्ल चाइल्ड्स वगैरह है उन सबको क्या होता है नर्चर करके ऐसे वुमेन साइंटिस्ट जो कि कुछ ना कुछ कर रही है, मतलब साइंस के फील्ड में कर रही है, बट वो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं उठ पा रही है, उनको नर्चर करना है, उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना है ताकि वो अपने आप को प्रूव कर सके। फर्स्ट चीज। सेकंड चीज, इसी किरण स्कीम के अंदर एक मोबिलिटी स्कीम लॉन्च किया गया है ताकि ऐसी वुमेन्स, ऐसी गर्ल साइंटिस्ट जो कि एक साइंस के फील्ड में काम कर रही हैं और अगर एक सिटी को छोड़ के वो सेकंड सिटी के अंदर रह रही हैं तो उनको पूरी तरीके से फिजिकल सेफ्टी मतलब प्रोवाइड की जाए, उनको एक रहने का प्लेस वगैरह प्रोवाइड किया जाए, जो भी रीलोकेशन का इश्यूज वगैरह है वो उनको ना है, राइट। इन सब चीजों के लिए ये जो किरण स्कीम है इसके अंदर मोबिलिटी इश्यूज को मतलब सॉल्व किया गया। थर्ड स्कीम जो है दैट इज कॉल्ड एज वुमेन साइंटिस्ट स्कीम। वुमेन साइंटिस्ट स्कीम को सिंपल वर्ड समझिए कि ऐसे वुमेन्स जो कि अभी अनएम्प्लॉयड है, मतलब ऐसे वुमेन साइंटिस्ट एक्चुअली जो कि अनएम्प्लॉयड है बट उनको अपने करियर के अंदर कुछ ना कुछ ब्रेक मिल गया है, मतलब उन्होंने कुछ ना कुछ अचीव कर लिया है, उनको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है ताकि वो आगे बढ़ सके अपने फील्ड के अंदर, ठीक है। वुमेन साइंटिस्ट स्कीम। नेक्स्ट इज सर्व पावर स्कीम। देखिए सर्व पावर स्कीम जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये जेंडर डिस्पैरिटी को फिनिश करना चाहता है, स्पेशली रिसर्च फंडिंग के थ्रू, मतलब ये मेन प्लस वुमेन दोनों को ही रिसर्च फंडिंग करना चाहता है। देखिए हम जानते हैं कि मेन के पास रिसर्च फंडिंग के ऑप्शंस आ जाते हैं बट वुमेन्स के पास नहीं आते हैं। इस चीज को यहाँ पर कंप्लीट करते हुए, इस चीज को प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए जो रिसर्च फंडिंग का जो अपॉर्चुनिटीज है वो वुमेन के पास भी लेके आना चाहता है ये सर्व पावर स्कीम, ठीक है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कम्स यहाँ पे विज्ञान ज्योति स्कीम। देखिए विज्ञान ज्योति स्कीम आपको नाम से पता चल रहा होगा, ज्योति कहीं ना कहीं गर्ल चाइल्ड को यहाँ पर रेफर करता है, विज्ञान का मतलब है साइंस। सो ऐसी गर्ल स्टूडेंट्स जो कि साइंस के अंदर अपना करियर स्टैब्लिश करना चाहती है उनको यहाँ पे इंकरेज करता है, उनको यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन करता है। नेक्स्ट इज डीबीटी, हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है वो जो है उसने बायोकेयर नाम का एक इंस्टीट्यूट मतलब एक स्कीम लॉन्च किया। बायोकेयर क्या है? देखिए बायोकेयर को समझिए, बायो को अगर आप ब्रेक करेंगे तो दिस इज बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च। बायोटेक्नोलॉजी का जो केयर रिसर्च होता है उस चीज को यहाँ पे डेवलप करने के लिए जो डिपार्टमेंट ऑफ जो बायोटेक है उन्होंने इस चीज को स्टार्ट किया। सिमिलरली इंडिया और यूएस ने दोनों ने साथ में मिलकर एक फेलोशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया था जिसके थ्रू ये बोला गया था कि ऐसी वुमेन्स जो कि स्टेम के फील्ड के अंदर काम करना चाहती है बेसिकली उनको हम इंटरनेशनल कोलैबोरेशन वगैरह प्रोवाइड करेंगे और उनको हम यहाँ पर प्रोत्साहन प्रोवाइड करेंगे, उनको हम एनकरेजमेंट प्रोवाइड करेंगे ताकि वो कुछ ऐसी इंडियन वुमेन जो कि यूएस जाकर पढ़ाई करना चाहती हैं वो भी वहां पर जाकर कर पाए, और सिमिलरली कुछ यूएस की अगर कुछ ऐसी वुमेन है जो कि इंडिया के अंदर आकर कोई अपना रिसर्च वगैरह करना चाहती हैं उनको भी यहाँ पर प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज वगैरह प्रोवाइड की जाएंगी। तो आप समझ के ये सब चीजें बेसिक चीजें हैं और कौन कौन से हमारे गवर्नमेंट की स्कीम से ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, हमारे प्री के अंदर डायरेक्टली पूछा जा सकता है। सिमिलरली फाइनली आपको एक चीज समझना है, जैसे हमने पीछे बात की कि अगर इंडिया को सोशली इकोनॉमिकली किसी भी तरीके से अगर डेवलप करना है तो उसके लिए मेल प्लस फीमेल दोनों का पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक पर्टिकुलर जो जेंडर है उसको हम आगे बढ़ाते जाए पर सेकंड जेंडर को हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड ना करें। अगर इंडिया को ऑप्टिमली काम करना है, अगर इंडिया को ऑप्टिमली आगे बढ़ना है तो यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों की पोटेंशियल को प्रॉपर्ली हार्नेस करना, अचीव करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये आप समझ गए थर्ड टॉपिक के बारे में। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहाँ हम बात करने वाले हैं रशिया की रेटिंग्स के बारे में जो कि लगातार डाउनग्रेड हो रही है। रीजन क्या है? रीजन इज सैंक्शन, ठीक है। समझते हैं कि एक्जैक्टली क्या है और रेटिंग का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए बिफोर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक लेट मी ट्राई एंड एक्सप्लेन कि एक्जैक्टली रेटिंग्स क्या होते हैं। सिंपल वर्ड्स में समझिए, एक टाइप का इकोनॉमिक टर्म है और इसको आप सिंपल वर्ड्स में समझ सकते हैं। देखिए जब भी आप कोई बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है, तो आप क्या उस लोन को वापस कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, ये एक प्रॉब्लम होता है, राइट। तो एक बैंक जो होता है, बैंक को एक टाइप का अश्योरेंस चाहिए होता है कि अगर एक पर्टिकुलर पर्सन जैसे एबीसी है, अगर वो कोई लोन ले रहा है तो क्या ये एबीसी मुझे मेरा लोन वापस कर पाएगा, क्या इंटरेस्ट के साथ मुझे वापस रीपे कर पाएगा। अगर तू रीपे कर पाएगा तो मैं इसको लोन दूंगा, अगर ये मुझे रिपे नहीं कर पाएगा तो मैं इसको लोन नहीं दूंगा, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। अब देखिए जिस तरीके से एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए सब चीजें होती है, सिमिलरली एक कंट्री के लिए भी ऐसी चीजें होती है जहां पर एक इंटरनेशनल बैंक, एग्जांपल देता हूं मैं आपको, इंटरनेशनल बैंक अगर जैसे सपोज की एक कंट्री है, जैसे सपोज कंट्री रशिया है यहाँ पे, तो रशिया मान लीजिए रशिया ने कोई लोन ले रखा है इंटरनेशनल बैंक से, तो क्या जो रशिया है वो जिसने मतलब जितना भी लोन इसने इंटरनेशनल बैंक से लिया है क्या वो उसको वापस कर पाएगा, यानी कि रिपे कर पाएगा या फिर नहीं रिपे कर पाएगा, दैट थिंग इज डिसाइडेड बाय द रेटिंग्स। अब देखिए हर एक इंटरनेशनल बैंक को एक टाइप का अश्योरेंस चाहिए कि जो भी हमारा लोन ले रहा है वो हमें वापस कर दे। तो इस चीज के लिए मतलब इस चीज को चेक करने के लिए कि कितनी इसके पास कैपेबिलिटी है लोन को रिपे करने के लिए, इंटरनेशनल बैंक दे मूव टुवर्ड्स रेटिंग्स, मतलब वो रेटिंग की तरफ देखते हैं। अब रेटिंग क्या है? देखिए रेटिंग क्या है, एक टाइप का रेटिंग एजेंसी होता है, एजेंसीज होती है, मतलब बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज होती हैं जो क्या करती हैं, अलग अलग फैक्टर्स को देखती हैं और उस फैक्टर्स के बेसिस पे डिसाइड करती है कि एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन ने अगर कोई लोन लिया हुआ है तो वो वापस कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। जैसे रशिया है तो रशिया के पास चेक करेगी कि रशिया के पास कौन कौन से फॉरेन रिजर्व्स प्रेजेंट है, कितना पैसा उनके पास है जो कि उनको पैसा वापस करने में हेल्प कर सकता है, जो मतलब कोई ऐसा पैसा है जो कि एक्चुअली हेल्प कर सकता है उनको उनके लोन को रिपे करने में। तो ये सब चीजों को चेक करती है। तो जो रेटिंग एजेंसीज होती है ना, बहुत सारी डिफरेंट एजेंसीज होती है, उनमें से दो जो काफी इंपॉर्टेंट है, वन इज मूडी, ठीक है, आपको ध्यान, कंपनी का नाम है ये मूडी, सेकंड इज फिच।
देखिए मूडी और फिच ये दोनों ऐसी कंपनीज है जो कि रेटिंग एजेंसीज है, जो अलग अलग बॉडीज वगैरह को रेटिंग प्रोवाइड करती है कि अगर ये कोई लोन लेगा तो ये वापस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, और ये बहुत सारे फैक्टर्स को इसमें ध्यान में देती है। तो रिसेंटली जो रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस वगैरह लगे हैं, उस चीज के अंदर देखा गया है कि मूडी और फिच दोनों ने ही अपनी रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है। मतलब रशिया की जो रेटिंग है उसको डाउनग्रेड कर दिया, और ये बोला है कि अगर अब रशिया कोई भी लोन लेगी तो उसके पास ये कैपेबिलिटीज नहीं है कि वो उसको रिपे कर पाए, तो आप प्लीज कोई भी इसको मतलब कोई लोन वगैरह मत दीजिए। तो कहीं ना कहीं ये एक और ऐसा मतलब आप समझ सकते हैं, ये भी एक टाइप का इनडायरेक्ट सैंक्शन ही है, जहां पर रशिया अब कहीं और से पैसे डायरेक्टली ले नहीं पाएगा, मतलब ठीक है, किसी और इंटरनेशनल सिस्टम से या फिर कोई भी किसी और कंट्री से डायरेक्टली पैसे ले नहीं पाएगा। नाउ देखिए इंडिया का जो लॉन्ग टर्म सॉरी जो यहाँ पे रशिया का जो रेटिंग था उस चीज को डाउनग्रेड करके B3 में लाया गया है बाय मूडी। देखिए मूडी और फिच हम दोनों को हम समझने वाले हैं। जो मूडी नाम की जो कंपनी है उन्होंने इसको B3 कर दिया है, पहले Baa3 में था। मैं आपको शो करता हूँ चीज। देखिए ये एक टाइप का रेटिंग एजेंसी का एक स्केल आप समझ सकते हैं, ठीक है, स्केल है जो अलग अलग जो एजेंसीज वगैरह यूज करती है। तो यहाँ पर हम 3 मेन एजेंसीज को देख रहे हैं। फर्स्ट इज मूडी, सेकंड इज फिच एंड थर्ड इज S&P। तो S&P तो हमारे मतलब इस पर्टिकुलर न्यूज के अंदर डायरेक्टली नहीं है, तो आप मूडी और फिच के ऊपर ध्यान देखिए। नाउ अगर हम सबसे पहले यहां पर समझे मूडी के बारे में, देखिए मूडी को अगर समझे तो मूडी का पहले Baa3 में इसने रेटिंग दिया हुआ था रशिया को, इसको डिक्रीज करके B3 में किया गया है। तो Baa3 का मतलब क्या है? देखिए मूडी को देखिए, Baa3 यहां पर आता है। Baa3 मतलब पहले वो लोअर मीडियम ग्रेड में था, उसको रिड्यूस करके B3 में कर दिया गया है। B3 का मतलब हाईली स्पेकुलेटिव। नाउ मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा इसका मतलब क्या होता है, स्पेकुलेटिव का मतलब क्या होता है, मीडियम ग्रेड का मतलब क्या होता है। बस आप समझिए कि पहले Baa3 में था, उसको रिड्यूस करके B3 में कर दिया गया। सिमिलरली दूसरी कंपनी है, इसका नाम है फिच। फिच ने क्या किया है, पहले BBB में था, उसको रिड्यूस करके B में कर दिया गया। देखिए फिच का हम देखते हैं। फिच का अगर आप देखेंगे यहां पर तो ये वाला रहा, ठीक है ना। पहले BBB में था, यानी कि वो अगेन लोअर मीडियम ग्रेड के अंदर था, इसको रिड्यूस करके B के अंदर कर दिया गया। नाउ आप दोनों के अंदर देखेंगे तो एक चीज आपको कॉमन दिखा है कि दोनों ने यहां पर अराउंड 6 to 7 प्लेसेस यहां पर ड्रॉप कर दिया है रशिया के रेटिंग्स को। समझिए अब रेटिंग जो होती है वो एक टाइप के ग्रेडिंग सिस्टम की तरह होती है, जिस तरह हमारे स्कूल में होता था कि जितना अच्छा तरीके से आप काम करते हैं उतने अच्छे आपको ग्रेडिंग मिलते हैं। सिमिलरली जो सबसे अच्छे जिसके चांसेस होते हैं कि वो लोन को रिपे कर देगा, उनको AAA टाइप की रेटिंग मिलती है। अब देखिए AAA को शो करने का तरीका सबका अलग अलग है। जैसे फिच इसको AAA बोलता है, S&P भी इसको AAA बोलता है, बट मूडी इसको कैपिटल A और स्मॉल a बोलता है। मतलब पॉइंट इज कि तीनों का मतलब बेसिकली ये है कि वो AAA है, मतलब बेस्ट है। तो उसे कहते हैं प्राइम ग्रेड ऑफ रेटिंग। प्राइम ग्रेड रेटिंग का मतलब होता है कि जो भी आपको लोन मिला है वो आपको टाइम से वापस मिल जाएगा। सिमिलरली वी हैव हाई ग्रेड रेटिंग। हाई ग्रेड का मतलब होता है AA+, AA-, A+, A+। पॉइंट इज देखिए जितना भी ए वाला है ना, ए वाली जितने भी चीजें उन सबको हाई ग्रेड के अंदर बोला जाता है, ठीक है, हाई ग्रेड। सिमिलरली देखिए यहाँ पर ए वाला देख सकते हैं आप, और हाई ग्रेड के अंदर भी A+ से जहां स्टार्ट होता है, मतलब देखिए जहां तक तो AA था, AA वाले को लिटरली हाई ग्रेड बोलते हैं, और जो सिंगल ए वाले थे उन सबको अपर मीडियम ग्रेड बोलते हैं। पॉइंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये सब जो आपको समझने नहीं है, मैं आपको बस ऐसे समझा रहा हूं कि आपको क्या पता होना चाहिए। अब देखिए जैसे ही आपका मतलब सिमिलरली जब यहाँ पर BB से आप हटेंगे, जब मतलब बेसिकली BBB से हटेंगे, उसके नीचे वाला यानी कि BBB से नीचे वाला जितना ही पार्ट है, दैट थिंग इज कॉल्ड एज जंक। जंक का मतलब क्या है? जंक का मतलब है बेसिकली वो एक ऐसी रेटिंग है जहां पर कोई चांसेस नहीं है कि सामने वाला पर्सन आपको जो लोन है वो डिफॉल्ट करेगा ही करेगा। मतलब कोई चांसेस नहीं है कि वो आपको रिपे कर पाएगा, मतलब डेफिनेटली वो डिफॉल्ट करने वाला है। तो अगर कोई भी पर्टिकुलर कंट्री या फिर कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल अगर जंक की कैटेगरी के अंदर होता है तो उसको लोन मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज कहीं ना कहीं सामने वाले को ये 100% यकीन होता है कि ये पर्सन जो है या फिर ये कंट्री जो है ये लोन हमें वापस नहीं कर पाएगा, सिंपल वर्ड्स में। तो देखिए अगर आप यहां पर फिर से एक बार समझिएगा तो पहले रशिया की रेटिंग जो मूडी ने दी थी दैट वाज इन Baa3, यानी कि वो लोअर मीडियम के अंदर था, तो यानी कि उसको कंपैरेटिवली लोन वगैरह मिल जाता था। बट इसको रिड्यूस करके B3 के अंदर क्या गया, इसका मतलब क्या, हाईली स्पेकुलेटिव, मतलब स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ही कम चांसेस है कि वो अब रशिया जो है अपने लोन को वापस कर पाएगा, ऐसा मूडी बोल रहा है। सिमिलरली फिच क्या बोल रहा है, देखिए फिच ने पहले इसको BBB के अंदर डाला हुआ था, मतलब इसने इसको लोअर मीडियम के अंदर डाला हुआ था, इसको रिड्यूस करके B के अंदर आ गया है, मतलब अगेन हाईली स्पेकुलेटिव। अगेन यानी कि मूडी और फिच दोनों ही ये बोल रहे हैं कि अगर अब रशिया ने किससे लोन लिया तो इसका मतलब है रशिया अब उसको लोन वापस नहीं कर पाएगा, ठीक है, ये इसका मेन मतलब हो गया। तो आई होप आप समझ गए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो आपने देखा मूडी यहाँ पर Baa3 से B3 में ले आया है और फिच जो है BBB से B में ले आया है। आपको ये रेटिंग याद करने की जरूरत नहीं है, बट आपको बस ये पता होना चाहिए कि रशिया की जो रेटिंग है वो लगातार डिक्रीज हो रही है, और इस डिक्रीज होने का मतलब क्या होता है कि अब उसको लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस वगैरह फिर शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस वगैरह सब नहीं मिलेंगे। नाउ हमने देखा कि इस चीज को स्पेकुलेटिव या फिर जंक की जो कैटेगरी थी उस चीज के अंदर लाया गया। इसका मतलब क्या है कि डिफॉल्ट का रिस्क जो है काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया, मतलब कोई भी पर्टिकुलर कंट्री यानी कि रशिया और किससे अगर लोन लेगा तो उसको वापस करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ऑल दो राइट नाउ रशिया अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को मीट कर पा रहा है, मतलब अभी रशिया के पास पैसे है कि वो अभी अपना लोन वगैरह वापस कर रहा है, बट कल को अगर हमने और ज्यादा लोन दिया, मतलब किसी भी पर्टिकुलर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने अगर और ज्यादा लोन वगैरह प्रोवाइड किया रशिया को, तो शायद उसका जो क्रेडिट रिस्क है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा और वो लोन को वापस नहीं कर पाएगा। ठीक है, आप ये बेसिक चीजें समझिए। अब देखिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन कम्स की इस रेटिंग को डाउनग्रेड क्यों किया गया था। तो सबसे बड़ा रीजन है कि सैंक्शंस के कारण। सैंक्शन के कारण हमें पता है कि जो रशिया की सेंट्रल बैंक है वो पूरी तरीके से बंद हो चुकी है, मतलब अब सेंट्रल बैंक किसी दूसरी कंट्री के साथ कोई भी डीलिंग नहीं कर सकती। सिमिलरली जितने भी लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि रशिया के अंदर था सबके ऊपर सैंक्शन लग गए।
मतलब क्या है, जितने भी लार्ज बैंक्स वगैरह थे अब उनमें से कोई भी काम नहीं कर सकता है। अब ये सैंक्शन लगाए किसने, वो भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अगर वो जो सैंक्शन है अगर कोई छोटी सी कंट्री अगर कोई लगा देगी तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट ये सैंक्शन लगाए गए हैं बाई G7 कंट्रीज। G7 मतलब वर्ल्ड की जो 7 टॉप मोस्ट सबसे पावरफुल जो इकोनॉमीज है उन लोगों ने सैंक्शन लगाए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इन सैंक्शन की वैल्यू काफी ज्यादा है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि G7 में कौन कौन सी, हम इसको बहुत ही पावरफुल बोल रहे हैं तो एक्जैक्टली है कौन कौन से। देखिए जस्ट रिमेंबर, यूएस, यूके, कनाडा, फ्रांस, ठीक है 4, देन जर्मनी, इटली, जापान। दिस इज द थिंग, जस्ट रटिफाई दिस पर्टिकुलर थिंग। G7 दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन से मेंबर्स हैं आपको डेफिनेटली याद होना चाहिए, एक ही चीज आपको मालूम होना चाहिए। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सम इंप्लीकेशन जो कि यूपीएससी के अंदर पूछा जा सकता है। नॉर्थ अमेरिका के अंदर कौन कौन से ऐसे कंट्रीज जो कि G7 के अंदर आते हैं, कनाडा, यूएसए, इजी टू वन, ठीक है। यूरोप के अंदर कौन कौन से कंट्रीज हैं, वी हैव यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली। एंड सिमिलरली एक हमारी बस्ती है एशिया के अंदर। एशिया के अंदर देयर इज अ सिंगल पावर जो कि इस G7 के अंदर आता है, दैट इज जापान। जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग। नाउ एक चीज ध्यान रखना है आपको, ऑस्ट्रेलिया के अंदर G7 का एक भी मेंबर नहीं है। लैटिन अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका के अंदर एक भी मेंबर नहीं है। सिमिलरली अफ्रीका के अंदर एक भी मेंबर नहीं है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच आर द 3 कॉन्टिनेंट्स जहां पर G7 का एक भी मेंबर नहीं है, दैट इज साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। व्हाट मतलब ये क्या ये सिग्निफाई करता है, G7 के मेंबर जो ये सिग्निफाई करते हैं दे आर हाई, मतलब एक टाइप के बहुत ही हाई एंड के इकोनॉमीज है, बहुत ही फास्ट डेवलपिंग इकोनॉमीज है। नाउ साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया, और जो ये अफ्रीका है इसको जो ऑस्ट्रेलिया है, इन सबको बिल्कुल ही हाई ग्रेड से बाहर कर दिया गया है, ठीक है। जस्ट इस चीज को ध्यान रखिएगा। और G7 मेंबर्स को यहाँ पर चेंज करने की जरूरत है राइट नाउ। ऑब्वियसली हम जानते हैं कि इंडिया भी एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मेंबर की तरह यहाँ पर इमर्ज हो रहा है। तो G7 के अंदर देखिए, और G7 आपको ध्यान रखना है अगले पिछले 2 साल से लगातार इंडिया को बुला रहा है एज अ गेस्ट मेंबर। तो हो सकता है कि आगे जाकर कुछ यहाँ पर चेंजेस हो और इंडिया को इसके अंदर या तो इंक्लूड किया जाए या फिर इसको ऑब्जर्वर स्टेटस वगैरह प्रोवाइड किया जाए। बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट राइट नाउ। आई होप आपको G7 के जो मेन मेंबरशिप है वो चीज आपको यहाँ पर समझ आ गई। ऑलराइट, देखिए इसके अलावा हमने देखा रशिया का सेंट्रल बैंक है वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है, बाहर से काम नहीं कर सकता कोई भी। बड़े बड़े बैंक वहां पर बाहर से पूरी तरीके से कट ऑफ हो चुके हैं। सिमिलरली G7 कंट्री ने उनके ऊपर सैंक्शन लगा दिए है। इसके अलावा जो यहाँ पे स्विफ्ट सिस्टम था, आपको याद है स्विफ्ट सिस्टम, जिसके थ्रू जो 2 बैंक्स आपस में बातचीत करते हैं ना, वो उस पर्टिकुलर सिस्टम से भी रशिया को बाहर निकाल दिया गया है। मतलब कहीं ना कहीं रशिया जो इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम है ना, उससे पूरी तरीके से कट ऑफ हो चुका है। अब उसके पास कोई भी डायरेक्टली ऑप्शन नहीं है कि वो किस तरीके से अपने बैंकिंग जो सिस्टम वगैरह, जो बैंकिंग इन्फॉर्मेशन वगैरह, उसको किस तरीके से स्प्रेड करे। क्वेश्चन कम्स, जो सैंक्शन लगाए गए हैं उसका कोई इफेक्ट पड़ा है रशिया के ऊपर? लेट्स अंडरस्टैंड क्या इसका कोई इफेक्ट पड़ा है। देखिए किसी भी सैंक्शन का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमी पे। भले ही रशिया भी राइट नाउ इसी को माने ना, बट रशिया को भी अंदर से पता है ये बात कि रशिया की जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे डिग्रेड होने स्टार्ट हो गई है। सबसे पहले चीज तो अगर बहुत सारे सैंक्शन लगते हैं तो उसका प्रॉब्लम जो है, उसका जो इफेक्ट होता है वो भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। देखिए पहले चीज तो ये सॉवरेन डेट रीपेमेंट के ऊपर काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगा। मतलब देखिए मान लीजिए कि रशिया ने किसी को लोन दिया हुआ है, ठीक है, अगर लोन दिया हुआ है तो जो भी पर्सन जिसको लोन दिया हुआ है वो जल्दी से इसको लोन वापस नहीं करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सैंक्शन का मतलब ये है कि ना ही पैसा देना है ना ही पैसा लेना है। मतलब रशिया पैसा ले नहीं सकता है वो तो ठीक है, बट जिसको रशिया ने लोन लिया हुआ है वो पैसा वापस भी नहीं करेगा यहाँ पर, पहली प्रॉब्लम, ठीक है। सेकंड चीज, अब रशिया का जो इकोनॉमी है और जो उसका इकोनॉमी का जो फाइनेंशियल सेक्टर है उस पर लॉन्ग टर्म डिसरप्शन वगैरह लगने स्टार्ट हो गए। मतलब जिस सिर्फ शॉर्ट टर्म नहीं है बट ये लॉन्ग टर्म डिसरप्शन है। मतलब ये बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होने वाला है और ये चीज ऐसा नहीं है कि 1-2 महीने के अंदर फिनिश हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग वन। नेक्स्ट इज रशिया का जो फाइनेंशियल रिजर्व है उसके ऊपर जो प्रेशर है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। देखिए फाइनेंशियल रिजर्व का मतलब क्या होता है, सिंपल वर्ड्स में समझिए, फॉरेक्स। फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जैसे इंडिया का जो फॉरेक्स है, इंडिया के अंदर क्या क्या चीजें फॉरेक्स के अंदर प्रेजेंट है, हमारे पास गोल्ड है, हमारे पास एसडीआर्स है, ठीक है, एसडीआर्स होते हैं, फिर हमारे पास आईएमएफ की जो रिवर्स ट्रेंच पोजीशन आरटीपी होती है वो सब प्रेजेंट है, फिर हमारे पास बहुत सारी कंट्री की अलग अलग जो उनकी जो करेंसीज है वो प्रेजेंट है। जैसे कि हमारे पास यूएस की डॉलर्स प्रेजेंट है, हमारे पास जापानीज येन प्रेजेंट है, फिर हमारे पास चाइनीज की जो रेडमिनबी है वो प्रेजेंट है। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट जो मतलब करेंसीज वगैरह है वो हम अपने पास रखते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि रशिया का जो फॉरेन रिजर्व है उसके अंदर कौन कौन सी करेंसी वो लोग रखते हैं। देखिए सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है रशिया की गोल्ड, ठीक है, गोल्ड रखते हैं सबसे ज्यादा। तो यार ऑलमोस्ट 20% जो उनकी जो मतलब फॉरेक्स है वो गोल्ड से बना हुआ है। सेकंड वी हैव चाइना, उनके पास चाइना का जो मतलब देखिए हम जानते हैं रशिया और चाइना दोनों ही कम्युनिस्ट कंट्री है और दोनों एक दूसरे को यहाँ पर कहीं ना कहीं कंप्लीट करती है। तो रशिया चाइना को और चाइना रशिया को काफी ज्यादा हेल्प करता है, इसीलिए चाइना ने अपनी सारी बहुत ज्यादा करेंसी जो है वो रशिया को दी हुई है उनके फॉरेक्स के लिए। तो यहाँ पर आप समझ गए चाइना का जो यहाँ पे रेनमिनबी है जो उनकी यहाँ पे करेंसी है वो भी यहाँ पर इस चीज के मतलब इसका पार्ट है। सिमिलरली वे फ्रांस का जो फ्रैंक होता है वो भी इसका पार्ट है, जापानीज येन भी उसका पार्ट है, जर्मनी का जो है जो डॉलर्स वगैरह है वो भी इसका पार्ट है, देन यूएस के डॉलर्स, फिर बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कि आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, उन लोगों ने भी काफी सारा पैसा उसके पास रखा हुआ है। सिमिलरली वी हैव यूके के जो पाउंड्स वगैरह होते हैं वो लोग भी इसका मतलब पार्ट है। तो पॉइंट इज रशिया ने बहुत सारी डिफरेंट इकोनॉमीज के अंदर काफी सारा पैसा अपने पास रखा हुआ है। मतलब रशिया देखिए, रशिया जो इस पर्टिकुलर इन्वेजन है जो कि उसने यूक्रेन का भी इन्वेजन किया है उसकी प्लानिंग उसने 1-2 महीने पहले नहीं की थी। ये प्लानिंग ऐसा लग रहा है कि अराउंड 10 से 20 साल पहले की गई है। ये प्लानिंग मतलब 10-20 साल पहले की गई है और उस पर्टिकुलर प्लानिंग को यहाँ पर प्रॉपर्ली फॉलो आउट किया जा रहा है। बिकॉज आप देखिए
मतलब ऑलमोस्ट इतना सारा उन्होंने रिजर्व अपने पास रखा हुआ है, इतना सारा उन्होंने मतलब बैंकिंग फाइनेंशियल को मतलब उन्होंने स्ट्रॉन्ग करके रखा हुआ है ताकि कल को अगर सैंक्शन लगे भी तो हम हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स ना हो। रशिया इस चीज की प्लानिंग काफी दिनों से कर रहा है, ठीक है, इट इज नॉट जस्ट वन एक या दो महीने का। इसके अलावा अगर आप समझिए तो एक प्रॉब्लम तो यहाँ पर हो रही है जो है कि सैंक्शन के कारण क्या हो रहा है, जो रूबल यानी कि जो रशिया की करेंसी है वो लगातार डिग्रेड हो रही है। सब फर्स्ट चीज उसके जो उसका वैल्यू लगातार डेप्रिशिएट हो रहा है। सेकंड चीज उसकी जो माइक्रो मतलब वॉलेटिलिटी है, मतलब उसका जो अप एंड डाउन हो रहा है, अप एंड डाउन वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, मतलब उसकी वैल्यू लगातार ऊपर नीचे हो रही है। नेक्स्ट इज जो डोमेस्टिक लोग हैं, जो कि रशिया के लोग हैं, उनका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं रूबल के ऊपर से हट रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली रूबल के पास कोई बैकिंग नहीं है, मतलब कोई भी बाहर की कोई करेंसी ऐसी नहीं है या फिर कोई बाहर की ऐसी कंट्री नहीं है जो कि रशिया को राइट नो सपोर्ट प्रोवाइड करे। इसलिए जो रशियन लोग हैं उनके पास ये डोमेस्टिक कॉन्फिडेंस नहीं है कि रशियन करेंसी जो है कब तक काम करने वाली है। इसी का कारण क्या हो रहा है, बैंक डिपॉजिट का आउटफ्लो हो रहा है। मतलब क्या है, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाता हूं। देखिए समझिए, रशिया के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, उन सबका बहुत सारा पैसा बैंक के अंदर होगा, ठीक है। अब देखिए हमें पता है कि बैंक पूरी तरीके से फेल हो रहा है। बैंक अगर फेल हो रहा है इसका मतलब क्या है, बैंक के अंदर से जो पैसे हैं वो भी तो फेल हो रहे हैं ना। सिर्फ बैंक फेल नहीं होगा, बैंक का फेल होने का मतलब है कि बैंक के अंदर के जो पैसे हैं वो भी फेल हो जाएंगे। इसलिए रशिया के जो लोग हैं यानी कि जो पीपल है उनको ऐसा लग रहा है कि जो भी इनके पैसे बैंक के अंदर रखे हुए हैं, ऐसा ना हो कि बैंक डूब जाए कल को और हमारे पैसे भी साथ में डूब जाए। इस चीज को बचाने के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं, अपने पैसे को निकाल रहे हैं, सिंपल वर्ड्स में विड्रॉ कर लें, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे लोग अगर अपने अपने पैसे बैंक से निकाल लेंगे तो ऑब्वियसली बात है बैंक यहाँ पर ऑटोमेटिकली वीक हो जाएगा, बिकॉज बैंक की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या होती है, बैंक की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है उसके पास जो पैसे होते हैं। अगर वो पैसे हट जाएंगे, पैसे निकल जाएंगे तो ऑटोमेटिकली बैंक का जो स्ट्रेचर है वो रिड्यूस हो जाएगा। यही प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही है, जहां पर बहुत सारे लोग जो है उस पर्टिकुलर अपने अपने बैंक से पैसों को निकाल रहे हैं, बिकॉज उन्हें ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि आगे जाकर जो बैंक है वो लगातार फेल हो जाए और हमारे पैसे भी साथ में डूब जाए। इसके कारण क्या हो रहा है, इन सैंक्शन के कारण कहीं ना कहीं अब रशिया के जीडीपी को भी डायरेक्टली इंपैक्ट होना स्टार्ट हो गया। डिस्पाइट द फैक्ट कि रशिया ने अपनी प्लानिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर रखी है, इसके बावजूद रशिया की जीडीपी लगातार धीरे धीरे डिक्रीज होनी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो ये था हमारा फोर्थ टॉपिक। आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ गई होगी। अब रिवीजन के लिए आप कुछ क्वेश्चन यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। First question is CAPF works under which ministry? Second question is सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB is deployed at which international borders? ठीक है। थर्ड इज डिफेंस एक्विजिशन प्रोसेस यानी कि डैप जो 2020 के अंदर आया था इज ओवरसीन बाय विच मिनिस्ट्री? नेक्स्ट इज सर पावर स्कीम एम्स टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू रूरल हाउसहोल्ड्स। ये ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट है, आपको ट्रू या फॉल्स बताना है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेन एम ऑफ बायोकेयर स्कीम एंड द फाइनल इज व्हिच एशियन कंट्री इज अ पार्ट ऑफ G7 ग्रुप। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये चीज ध्यान रखना है। ऑलराइट, तो कल के क्वेश्चन थे उसे हम देख लेते हैं कि कौन कौन से कल के क्वेश्चन थे। फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हिच टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड टू डेवलप न्यू वैरायटी ऑफ रेजिस्टेंट क्रॉप्स। आपको याद होगा जो हमारा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो इस चीज को बना रहा है और जो टेक्नोलॉजी जो यूज कर रहा है उसका नाम है मार्कर असिस्टेड बैकक्रॉस ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज कौन सा मिशन है जो कि नासा प्लान कर रहा है यूरोपा पर, मतलब नासा मतलब क्या, सिंपल वर्ड्स में यूएसए जो प्लान कर रहा है। यूरोपा क्या है, जुपिटर का वन ऑफ द लार्जेस्ट मून है। दिस इज नॉट द लार्जेस्ट मून, ध्यान रखना, ठीक है। यूरोप का जो जुपिटर का लार्जेस्ट मून है उसका नाम गैनीमेडा है, गैनीमेडा, ठीक है, वो यूरोपा नहीं है। ऑलराइट, तो जो यूरोपा को सेंड किया जा रहा है उसका नाम है यूरोपा क्लिपर मिशन, ठीक है। सिमिलरली जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है वो भी एक मिशन लॉन्च कर रही है। कौन सा मिशन लॉन्च कर रही है, उसका नाम है जूस, ध्यान रखिएगा, जूस मिशन लॉन्च है, जुपिटर आइस मून ऑर्बिटर मिशन। और ये सिर्फ यूरोपा को ही नहीं, यूरोपा के अलावा देखिए एक तो यूरोपा, इसके अलावा एक है गैनीमेडा और इसके आसपास एक कैलिस्टा है। ये तीनों ही जुपिटर के मून है और तीनों को ही यहाँ पर कहीं ना कहीं एक साथ ही ये स्टडी करने की कोशिश करेगा जूस मिशन। नेक्स्ट इज वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर ट्री कहां पे लोकेटेड है, दैट इज इन दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल के अंदर प्रेजेंट है और यहीं पर ये चीज जो है काफी सारा इलेक्ट्रिसिटी को भी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। सिमिलरली जो सीबीआई है वो किस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर काम करती है, इट वर्क्स अंडर डीएसपी एक्ट 1946 यानी कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अंदर ये काम करता है। द लास्ट क्वेश्चन इज कौन सी स्टेट थी जिसने रिसेंटली विड्रॉ कर लिया अपना कंसेंट को, दैट इज मेघालय। और मेघालय इज द 9th स्टेट बेसिकली। इससे पहले 8 स्टेट्स ऑलरेडी है और इससे पहले वेस्ट बंगाल ने भी किया था, पंजाब ने भी किया था, ठीक है। बहुत सारे स्टेट्स है जिन्होंने इसको विड्रॉ कर लिया था। जस्ट कीप इन माइंड कि कौन कौन सा स्टेट है, बिकॉज ये प्रीलिम्स के लिए एक जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है उसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हो सकता है। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। आई होप आपको ये चीजें प्रॉपर्ली समझ आ गई होंगी और इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो much for listening.